नमस्ते इंडिया, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस के माध्यम से। फ्रेंड्स, मेरी जो ये वीडियो है वो रेशो और प्रोपोर्शनल जो हमारा पटवारी का कंटेंट है उसको लेकर है। फ्रेंड, रेशो और प्रोपोर्शनल को हम फिर से डीपली पढ़ेंगे। मैंने जो पहला टॉपिक मैंने कराया था वो था मेरा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर आपको समझाया है कि हमारे नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या जिन्हें बोलते हैं, इवन ऑड क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड, लगभग ये विभाज्य अभाज्य जितनी भी संख्याएँ होती हैं मैंने नंबर सिस्टम में डिफाइन करी हैं। स्पेशली ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो पटवारी जो एग्ज़ाम होना है अभी जो पोस्टपोन्ड हो गया है उसको लेकर, जो मैंने बोला था आपसे कि एक प्रॉमिस किया है कि मैं इसकी मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। मेरा लास्ट परफॉर्मेंस जो इन्वेस्टिगेटर एग्जाम का था वो बहुत अच्छा रहा था, उसको देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जो अगला टॉपिक है मेरा, और उसके बाद जो नंबर सिस्टम में जो मेरी जो दूसरा टॉपिक था वो था डिविजिबिलिटी रूल्स। जो टेस्ट किया था हमने, किसी भी संख्या को विभाजित होने के क्या नियम होते हैं वो मैंने बताए थे। वो आप मेरी प्रीवियस जो पहले वाली प्लेलिस्ट है, जो मेरी पहली वीडियोज़ हैं उनमें देख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम से अब आगे चल रहे हैं। तो नंबर सिस्टम से अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, देखो छोटे से छोटा टॉपिक हम उठा रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत भाई ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं है। क्योंकि एक तो एज का बड़ा फैक्टर है कि 35 वाले ने भी भरा होगा, 42 तक सबने भरा है। तो जिन्होंने 8th क्लास या 9th 10th क्लास तक पढ़ लिया होगा, और ये हम सब जानते हैं कि 6th 7th 8th में रेशो होता है, फिर वो रेशो हमसे बंध जाता है। तो हम उसी रेशो की और रेशो एंड प्रोपोर्शनल की बात करेंगे, अनुपात और समानुपात। फ्रेंड, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेशो कहाँ से आया, और सबने लगभग मैथ्स पढ़ा है तो रेशो की बात ये कर लेते हैं कि रेशो क्या है। रेशो, ठीक है। कभी कभी हम जब घर में चाय पीते हैं तो हम कहते हैं यार मीठा कम रह गया, दूध ज़्यादा हो गया, चाय पत्ती कम रह गई। होता है ना, बहुत से लोगों को एक हार्ड टी पीने की आदत होती है और वो कहते हैं यार दूध वाली चाय नहीं चाहिए। मतलब वो क्या चाहते हैं, पानी ज़्यादा दूध कम। कुछ लोगों को क्या शौक़ होता है कि वो दूध ज़्यादा चाहते हैं, कहते हैं यार दूध में पत्ती लगा लो, मतलब दूध का रेशो ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी से है। ठीक, तो रेशो की कहानी ऐसे ही रही। ऐसा हम घर में भी देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनमें मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, या हम कहें कि 0 to 18 वाले कितने हैं, उन्हें हम बच्चा बोल देते हैं, बालक बोल देते हैं ना। घर में इतने बालक हैं, इतने बड़े हैं, इतने बुजुर्ग हैं। तो सर वो रेशो क्या है ना। तो रेशो को काफ़ी चीज़ें से देखा जाए तो परसेंटेज से जोड़ दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी से जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल एक यूनिक वे है, और आप उस यूनिक वे से यदि इसे सीखेंगे ना तो मैं बता देता हूँ आपको रेशो और प्रोपोर्शनल में कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि जो रेशो एंड प्रोपोर्शनल है ये परसेंटेज भी है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता भी है, और मैं बता दूँ तो परसेंटेज निकालने का सारा आधार भी यही है, और हम कहें तो भिन्न फ्रिक्शन भी यही है। तो स्टूडेंट, यहीं से हम बात करेंगे सबसे पहले रेशो मतलब आपका अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले हम बात करें तो मैंने कहा कि जो हमारा रेशो है, ये रेशो जो है वो क्या है। मैंने कहा अभी आपसे कि एक फ्रिक्शन है, भिन्न है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि मैं मान के चलूँ कि एक मेरे पास एक ये पिज़्ज़ा है, अब इस पिज़्ज़ा की जो स्लाइस है वो कितनी हो जाएंगी, हम कर लेते हैं ना, ऐसे आती है ना, कुछ ऐसे ही होता है डिजाइन। प्रॉपर पिज़्ज़ा तो मैं नहीं बनाऊंगा। अब हम यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई है, ठीक। आधी मैं खा लूँगा, आधी आप खा लेना, ठीक। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि भाई 50-50 हो गया, 50-50 हो गया, तो 50-50% बोल दिया। मतलब 4 स्लाइस आपने खाई, 4 मैंने खाई, तो सर रेशो रहा दोनों का 4/4। तो सीधी सी बात है जी, 1:1 था, दोनों में इक्वल आ गया। लेकिन सपोज करो मैं तो पहले ही बोल देता हूँ कि मैं तो 5 खाऊंगा और आप 3 खा लेना। तो जो रेशो है वो कितना है कि जी 5:3 है। मैंने 5 स्लाइस खाई, आपने 3 खाई, 3:5 है। अब मैंने कहा कि फ्रिक्शन से जुड़ा हुआ है। फ्रिक्शन की अपनी एक खूबी होती है, मैं वो भी लेके आने वाला हूँ टॉपिक जल्दी। आप जुड़े रहना इसी चैनल से, आपके लिए मैं डेफिनेट बता रहा हूँ बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियोस कि क्या डिफरेंस होगा फ्रिक्शन का और रेशो का, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। देखो दोनों में एक डिफरेंस है, यहाँ तो नहीं समझाऊंगा लेकिन केवल थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि ताकि आप मेरे से जुड़े रहें इस बेचैनी में कि भैया हाँ डिफरेंस तो होता है, तो वो सीख लेना।
ठीक, क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम सब पढ़ाते हैं ना, यदि फ्रिक्शन पढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन ही पढ़ाते हैं, फिर हम रेशो भूल जाते हैं, है ना। तो डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना कि रेशो और फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, तो भाई ये तो मैंने क्लियर बोल दिया कि यार 3 पार्ट मैंने खा लिए, 5 आपने खा लिए, 5 मैंने खा लिए, 3 मैंने खा लिए, लेकिन इनमें से फ्रिक्शन कौन सा, ये अपनी आगे वाली वीडियोस में सीख लेंगे। तो ये जो शेयरडी हुई ना, अब रजामंदी तो थी ना हम दोनों की भाई, कि आपने कहा चलो सर आप 3 खा लो, मैं 5 खा लेता हूँ, तो आप तो राजी होके खा जाओगे। तो वही वाली बात कह रहा हूँ कि रेशो क्या है। रेशो क्या होता है हमारा, एक तरीके से हम देखें तो हमारा एक कंडीशन देखें तो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक, एक पार्ट्स को डिवाइड मतलब एक पूरे एक यूनिट को हमें डिवाइड कर देना है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1500 रुपये हैं, मैंने एक को 500 दे दिए, एक को 700 दे दिए और एक को दे दिए 300। ऐसे बनेगा ना, सही है। टोटल देख लो आप एक बार, 1200 और है ना। तो ये किस रेशो में दिए मैंने पैसे, तो मैं ये कहूँगा कि ये राम, ये श्याम और ये विवेक, तो मैं ये कह दूंगा कि भैया राम श्याम विवेक को जो है ना पैसे जो दिए ना सर ने, वो इस रेशो में दिए हैं। यही है कहानी भाई, सिंपल है ना चीज़ें, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि हम किसी को बोल रहे हैं कि किसी को मैंने ज़्यादा दिए, मेरे पास 20,000 रुपये थे और मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट करने 5 लोगों में, तो भैया साफ बात है, मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं ना एक को 1 रेशो दूंगा, दूसरे को उसका डबल दूंगा, उसको तीसरे को ट्रिपल दूंगा, पहले का तीसरा दूंगा, चौथा दूंगा, ऐसे बोल देंगे हम। या मैं कहूँ कि किसी स्कूल के अंदर 1000 बच्चे हैं जिनमें से 4:5 का रेशो है या 4:7 का रेशो है या समथिंग, कुछ भी हम ऐसा ले लें, 4:5 का रेशो ले लो। ठीक, मतलब कुछ इस तरह से ले लिया कि भैया इतने बच्चे हैं और ये मेरे पास 900 बच्चे हैं, आप ये मान के चलो। वो थोड़ा कैलकुलेशन का है तो वो डेसिमल में नहीं लाएंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, मेल एंड फीमेल हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ इस तरह से। तो भैया 4:5 का मतलब हो गया जी इतनी लड़कियां होंगी, 400 लड़कियां, 500 लड़के हैं, इस तरीके से हो गया। 600 लड़के, 300 लड़कियां हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया स्कूल में ना 600 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं, तो फिर मतलब आधा है यार, कि लड़कियों की जो संख्या है ना लड़कों की संख्या हो गया आधा है, तो वो आधा क्या है 1/2, तो वो क्या है रेशो है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि रेशो के लिए क्या चीज़ होना जरूरी है। रेशो के लिए जरूरी है कि जो क्वांटिटी है ना, मात्रा है, वो 1 यूनिट में हो। ऐसे नहीं हो कि 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में। अब देखो 1 मीटर है मेरे पास, 1 मीटर की डिस्टेंस है, और मैं कहता हूं कि जो 1 मीटर की डिस्टेंस है ना, इसको मुझे 2 भागों में बांटना है, तो भैया एक को मैं 3 रेशो दूंगा, एक को 8 दूंगा। लेकिन अब ये जब टूटेंगी तो 1 मीटर को जो है ना, मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, क्योंकि जब मैं ब्रेक करूंगा ना मीटर को, 100 मीटर होता और मैं कहता कि 1/4 पे मैं खड़ा हूँ और बाकी पे आपका है वो। ठीक, तो 1/4 हिस्सा मैं ले लेता, तो वो मीटर में काउंट होता, क्योंकि 100 मीटर इज अ ग्रेटर देन 1 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर जो है 100 मीटर को तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन 1 मीटर से छोटी इकाई कौन सी होती है, सेंटीमीटर। तो दोनों इकाई जब रेशो की होंगी वो किस में होंगी, एक मतलब 1 यूनिट में होंगी। जब हम किसी यूनिट को ब्रेक करेंगे तो उसे हमें सेम यूनिट में ही रखना है। जैसे हम बात करें 5 रुपए की, किसी के 5 रुपये 50 पैसे हैं और किसी के पास 5 रुपये हैं, है ना। तो यदि मुझे किसी को बोलना पड़े कि भैया तेरे पास 5 रुपये 50 पैसे हैं और मेरे पास 5 रुपये हैं, तो मैं कैसे करूंगा, इन्हें पैसे में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक, तो भाई हम ये बोलेंगे कि इसके पास तो 500 रुपये और इसके पास 550 पैसे, सॉरी दोनों के पास कितने पैसे हैं, एक के पास 500 पैसे हैं और एक के पास 550 पैसे हैं। एक ही क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें रेशो निकालना है, तो रेशो कितना आ गया सर जी, 10/11। तो यही चीज है रेशो, और कुछ नहीं है रेशो। जैसे मैंने कहा ना स्लाइड वाली बात आपको मैंने समझाई, डिस्टेंस कवर की, भाई मैं ना आपसे दुगनी डिस्टेंस कवर करता हूँ, कितने टाइमिंग में करता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ है। लेकिन हम ये बोले यार वो तो ना मेरे से ज़्यादा चल के आया है, कितना चल के आया है, मेरे से 3 गुना ज़्यादा चल के आया है, तो मैंने 1 यूनिट चली, उसने 3 यूनिट चली, तो जी 1/3 हो गया। मैंने कहा ना इसी चीज़ को हम बोलते हैं परसेंटेज भी बोलते हैं, परसेंटेज भी बोल देते हैं, इसी चीज़ मतलब काफ़ी चीज़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो अनुपात और समानुपात का मतलब है ना, ये यही है। अब हम आगे चलते हैं अपने रेशोज़ की तरफ। आगे इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं जनरली,
अब इनके जो फॉर्मूले हैं पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटी अब क्वांटिटी से मतलब क्या है कि ये दो ए और बी, देखो ये लिख मैं इंग्लिश में रहा हूं बट डिक्टेट जो है दोनों में कर रहा हूं, दोनों समझ जाएंगे बच्चे। मैंने कहा ना आपसे कि ए और बी दो क्वांटिटी दी हुई हैं और सेम होंगी ये क्वांटिटी, सीधी सी बात है। उसके बाद हम इनमें जो टॉपिक पढ़ते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले हम भाई रेशो में लिखना है, तो रेशो में ले ए अपॉन बी, ये बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब आता है कि भैया इसका वर्ग अनुपात कितना होगा। वर्ग अनुपात मतलब हम कहें डुप्लीकेट रेशो बताओ, इसका डुप्लीकेट रेशो। देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, डुप्लीकेट रेशो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात होता है, इसे लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, देखो भैया हिंदी में मात्रा वात्रा में दिक्कत हो जाए, मैथ्स का टीचर हूं, माइंड मत करना, ये इधर लग जाए या उधर लग जाए तो दिक्कत मत करना। ठीक, उसके बाद आते हैं सब डुप्लीकेट रेशो। देखो बिल्कुल सिंपल है, रटने की जरूरत नहीं है, सब आ गया। सब डुप्लीकेट रेशो, इसे क्या बोलेंगे। अब वर्ग अनुपात था भाई, हम क्या कर रहे हैं, वर्ग कर दिया हमने, लेकिन अब इसका सब डुप्लीकेट निकालना है, मतलब एक बैक भी तो जा सकता है, जहां स्क्वायर बढ़ाया है थोड़ा सा घटा दो यार, तब क्या बन जाएगा, वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात क्या हो जाएगा, सब जानते हैं यार, वर्ग का वर्गमूल ले रहे हो आप, स्क्वायर रूट कर रहे हो। इसी के दो रूप लिख दिए हमने। हमसे कोई कह देता है कि ए रेशो बी मेरा 2/3 है, कि भैया इसका वर्गानुपात कितना होगा, तो हमने लिख दिया 4/9। और हमसे कोई कह देता है कि इसका सब डुप्लीकेट बताओ, तो सब डुप्लीकेट इसका क्या हो जाएगा, मिल गया रिवर्स आपको, 2/3 मिल गया, है ना। और वो जानबूझ के भी ऐसे कह देता है, वो कह देता है कि भैया मैंने आपको एक रेशियो दे दिया 16/49 दे दिया, इसका मुझे वर्ग मूलानुपात निकालना है। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशो निकालना है, तो जब तक कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, सर जी आंसर आ गया 4/7, यही तो नंबर मिलेगा, डुप्लीकेट ही तो है उसका। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं, और ये पटवारी में पूछे जाने क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, रेशो से रिलेटेड एक का दुक्का क्वेश्चन। अभी मैं आपको करीब 7-8 पॉइंट लिखवाने वाला हूं, उसमें से डेफिनेट पूछे जाएंगे। अभी देखो मैंने इन्वेस्टिगेटर एग्जाम का जो प्रिपरेशन कराया था ना, उसमें ना प्रोबेबिलिटी एज इट इज आई थी। यकीन नहीं हो ना तो पेपर देख लेना, मुझसे मंगवा के देख लेना, पड़ा है मेरे पास पेपर किसी भाई का। और मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे ना इन्वेस्टिगेटर एग्जाम की, और प्रायिकता देखेंगे, बिल्कुल डिक्टो मिलेगा। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, और जो पिछले 3-4 साल से मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ बच्चों को IIT JEE लेवल तक की, उसके बिहाफ पर जो अपना एक्सपीरियंस है ना, उस बिहाफ पे मैंने पढ़ाया था। और मैं आपको बता रहा हूँ 17 क्वेश्चन जो लगे हैं ना, कोई भाई ये नहीं कह सकता था उसमें कि यार ये ऐसा हमने पढ़ा नहीं है, या ऐसी कोई प्ले लिस्ट में था ही नहीं कोई आपकी जी भी। और बच्चों ने जुड़े रहे हैं मेरे से, फुल रिस्पॉन्स किया है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जुड़े रहो, बस आप अपना एक काम करते रहना, उसमें आपको कोई खर्चा नहीं लगने वाला। समझ गए ना क्या काम है। चलें आगे। अब उसके बाद बात करते हैं हम अपने सब ट्रिप्लीकेट की बात करेंगे। ट्रिप्लीकेट आप समझ गए होंगे, जैसे ट्रिप्लीकेट रेशो की बात करेंगे। ये भैया हमारा होता है, क्या हो जाएगा, वर्ग अनुपात था ना, घनानुपात हो जाएगा, घनानुपात हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ट्रिप्लीकेट रेशो, एक ही बात है, घनानुपात। अब आप समझ गए होंगे, ट्रिपल है ना, ट्रिपल है तो भैया क्या करना पड़ेगा, A³/B³। और हम बात करें इसके सब की, तो अब आप किसी भाई को बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये घन मूलानुपात।
ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब अपॉन बी क्यूब आप कर दोगे, बिल्कुल सिंपल है। मतलब मैं ये लिख देता हूँ ना इसे, अभी तो ए और बी मान के चल रहे हैं हम तो रेशो को, इसे हम ये लिख देंगे और इसे हम लिखते हैं, जरूरत पड़ने पे ये भी लिख लेते हैं। बहुत सिंपल है, मैं भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। मैंने आपसे कहा कि एक रेशो है ए अपॉन बी का 2:3, यही क्वेश्चन ले लिया फिर से मैंने रिवर्स। सर जी इसका घनानुपात निकालो। तब क्या करोगे यार, क्या करना है, क्यूब करना है, ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना है। ठीक है, जैसे डुप्लीकेट था तो भैया क्या हो जाएगा, 2/3 का होल क्यूब, 8/27, 2 इंटू 2 इंटू 2। भाई किसी भाई को वर्क करना नहीं आता तो सीधी सी बात है 2 इंटू 2 कर ले, घन नहीं आता तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर ले, है ना, 3 बार करना है। तो ये हो गया 8/27। अब बात करते हैं सर जी घनामूलानुपात क्या होगा, है ना। देखो भैया वर्डिंग ना थोड़ी सी आप समझ लो कि ये जैसे आप पढ़ रहे हो ना लेट, ऐसे मैं भी लेट ही पढ़ता हूँ, ये कम जरूरत पड़ती है ना। लेकिन पूछा जरूरी जाता है, ये बात है। जो चीज़ हमें बोलने में टिपिकल लग रही है ना, मतलब पेपर में आने वाली है, ये सबसे छोटी चीज़ है, ये हम ना भूल गए थे करके, और पटवारी एग्जाम ना हमें याद दिला देगा कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है ना। मैं अपना एग्जाम्पल देता हुआ चल रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपके पल्ले पड़ जाएगी, बात समझ में आ गई। अब देखो घनामूलानुपात निकालेंगे तो क्या करेंगे, चलो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, कोई और डिजिट ले लेते हैं। आप कहते हो सर 125/343 है, इसका आप घन मूलानुपात निकाल के दिखाओ, सब ट्रिप्लीकेट निकाल के दिखाओ। तो क्या करते हैं भैया, इसे हम क्या कर लेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे इसका। तो ऐसी पेयरिंग सबको आता होगा, ये वाला काम सबने बचपन में करा है। और पता है ये वाली ट्रिक मैंने क्यों बताई आपको, जानबूझ के बता रहा हूं। यहां पर यदि आपको नहीं आता, वैसे मैं एक वीडियो में आपको डेफिनेट बता रहा हूं, स्क्वायर और घन मतलब क्यूब मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक। तो जुड़े रहो यार। तो यहां पे भैया 5 से कर लो इसे, 25 और ये 5 आ गया, और यहाँ ये जाएगा 7 से। यार 10 तक के तो याद रख लो, मुझे तो बहुत याद है। तो ये 49 और ये मेरे हिसाब से आई थिंक हो गया, तो ये हो गया आपका 1। तो भैया समझ गए होगे, यहाँ जो पेयरिंग बन गई ना वो बन गई, जो पेयरिंग बन गई वो किसकी बन गई, क्यूब की, और ये क्यूब रूट है तो बाहर निकालेंगे तो 5/7 आ गया। किसी भाई को नहीं समझ में आया ना तो पूछ ले, कमेंट बॉक्स में जाके लिख दो यार कि मेरे ये समझ में नहीं आया, दोबारा रिवीजन टॉपिक बना दूंगा, टेंशन मत लो, इसे रिपीट कर दूंगा। और बोलो कोई परेशानी है तो बताओ, कमेंट्स बॉक्स में जाके चले जाओ यार। और देखो एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, मैं थोड़ा लेट बनाता हूँ वीडियो, लेकिन आप ये मत सोचो कि लेट है तो चला गया। भैया देखो सुनो, एक टीचर है वो पर डे नहीं आपको अपलोड नहीं कर रहा है वीडियो, वो पता क्यों नहीं यार, मैं भी समझ गया कि पेपर अभी फरवरी में होना है। अब ये गुड न्यूज़ मैं आपको नहीं दे पाया, है ना, क्योंकि मेरे और भाइयों ने आपको गुड न्यूज़ दे दी थी कि पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है, टाइम मिल गया है। दुगनी खुशी हमें भी है कि हम आपसे ज़्यादा टाइम जुड़े रहेंगे। तो खुशी के चक्कर में मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी नहीं थी, मैंने कि चलती वीडियो में बता देंगे, भाइयों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जुड़ा हूँ आपसे, जुड़ा रहूँगा। दूसरी बात, अब आप ये सोचोगे कि यार भैया प्लेलिस्ट कभी तो सर 12th की बना रहे हैं, जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, कि भैया कभी तो किसी का नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी किसी का नोटिफिकेशन आ रहा है। प्लीज़ यार ऐसे मत सोचो, मैं 12th भी पढ़ाता हूँ, मैं भी एनडीए की भी तैयारी कराने वाला हूँ, है ना। तो काम बहुत है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। अभी कुछ बच्चे मेरे से डिमांड कर रहे हैं कि सर आप एनडीए का भी करा दो। अभी आपको रियल बताऊंगा, आप कहोगे सर अपनी बात बताने लग गए, पढ़ा कम रहे हैं। आपको रियल बताऊं, अभी एक आया भाई, सुन भी लेगा, मेरा एक स्टूडेंट है पुराना, है ना, रविंदर, उसने कहा कि सर आप एक काम करो, ग्रेजुएशन की एक वीडियो बना दो। अब यार ठीक है, अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है ना, तो हम भी मोटिवेट हो रहे हैं, और मोटिवेट करने वाले आप हैं। तो वो जो मोटिवेशन मिल रहा है ना, वही हमारी सबसे बड़ी, आपको बता दूं ना, तो एसेट्स बन गई। अब आप मोटिवेट करो और हम चलते जा रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो देखो पेपर उनके भी हैं यार 12th वालों के, तो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना पड़ रहा है। तो उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। और कोई भाई आपका भी 12th में हो, किसी भी बोर्ड का हो, तो उसे सब्सक्राइब करा देना, बोल देना बढ़िया हेल्पफुल चैनल है। चले, तो ये क्लियर हो गया ना कि एक रेशो के अंदर ये चीज़ें पूछ सकता है। ये एक बहुत माइनर चीज़ें हैं जो डेफिनेट पूछी जाती हैं, और पक्का मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन पूछा ही जाना है, जो अभी रेशो वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। चले आगे।
तो बात करते हैं कहां से, फिर आगे के फॉर्मूले। अब सर इसमें एक साइन लगता है समानुपात का, है ना, जो मैंने लिखा प्रोपोर्शनल, मतलब कुछ ऐसे लिखा जाता है, वो इक्वल का साइन होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। लेकिन अब बात करते हैं क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक, देखो मैं भाई सबसे एक बात कह रहा हूं कि रेशो में और फ्रिक्शन में डिफरेंस होता है। ठीक, कहीं कहीं पूछता है कि भाई फ्रिक्शन बड़ा है, वो है तो रेशो ही, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। कुछ चीजें मैं लेके आऊंगा कि फ्रिक्शन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो फ्रिक्शन में आएगा, भिन्न कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, वो रेशो में नहीं आती है ना। तो चले आगे, अब बात करते हैं कि भैया हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब हमें प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। तो प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, अब रेशो की कहानी तो यही खत्म हो जाती है कि भैया रेशो तो यही निकलेंगे, लेकिन अब प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। जो प्रोपोर्शनल होता है, मैं कहूं तो प्रोपोर्शनल आपके ऐसे हो सकता है कि चार संख्याएं जो एक समानुपात में, समान अनुपात में है ना, तो वो प्रोपोर्शनल हो गया। जब हम प्रोपोर्शनल की बात करें, जब हम प्रोपोर्शनल की बात करेंगे समानुपात की, तो एक अनुपात था, अब उसका भाई निकल के आ गया समानुपात, मतलब बहुत सारी चीजें लिया है ना भाई, एक ही कुनबे से थे ना, पहले दो थे, अब दो से चार बन जाएंगे। ठीक, तो वही कहानी चलने वाली है अब यहाँ पर। अब बात करते हैं कि भाई वो लिखा कैसे जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है कि चार नंबर आपके रेशो में है, तो सर ये ए बी और फिर ये समानुपात का भी साइन होता है, और फिर सी और डी। जिन बच्चों ने भैया 8th क्लास 7th क्लास सही से पढ़ी होगी ना, पक्का पता होगा ये चार साइन वालों का भी मतलब। ये रेशो वाला तो सबको पता है कि ये होता है ए अनुपात बी, तो इसको लिख देते हैं हम ए अनुपात बी, लिखा हुआ है तो भैया ये होता है अपॉन बी, ये तो सबको पता है। मुझे मैं ये सब जानता हूँ इस बारे में कि ये तो इतना ना नॉलेजेबल है आप, है ना। तो वहीं से चल रहे हैं हम, कोई नया नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि यार वो पूछ रहा है हमसे थर्ड रेशो। अब आप समझो कि वो थर्ड रेशो पूछेगा, मतलब चार संख्याएं समानुपात में और वो तृतीयानुपाती पूछ रहा है। तृतीयानुपाती, ये वर्ड याद रखना, क्वेश्चन पक्का पूछता है। तो पहला जो कंसेप्ट है, मैं थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करूंगा। मतलब तृतीयानुपाती। ठीक है, अरे हिंदी में तो बिल्कुल मत जाना, मैं सीबीएसई बोर्ड पढ़ाता हूँ, है ना, तो समझ लेना, बोल इसीलिए बोल रहा हूँ यार, कंटिन्यू, है ना। तो अब ये तृतीयानुपात की मतलब कि हमें ए बी सी ये तीनों दिए हुए हैं। अब ये चार नंबर होने चाहिए थे, कायदे से जो रूल कह रहे हैं चार नंबर होने चाहिए थे, चौथा नहीं है। अब अगर तीसरा पूछ, ये मतलब चौथा ये होगा, इसे ए अनुपात बी, फिर समानुपात का साइन आ गया और बी अनुपात सी, ये हो गया, मतलब ऐसे हो गया ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी अनुपात सी। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। तो ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी अनुपात सी, ये हो गया, है ना। अब क्लियर है ना कि हमें जो है ना तीसरा अनुपात निकालना था। अब तो हम किस तरह से निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। तो जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्या बन गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बन जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, बिल्कुल भी ना आप टेंशन मत लो, क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, समझ में आता चला जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली आप सबको। चले अब आगे, अब क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं, या क्वेश्चन अभी 2 मिनट बाद लेते हैं यार, अभी और चीजें भी पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ यहां सिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थानुपाती। ठीक, अब तो चौथा वाला निकालना है, अब तो इजी है,
अब कोई दिक्कत नहीं है, चौथा वाला निकाल लो फटाफट से यार, A अनुपात B और C अनुपात D, ये चौथा तो ये वाला है ना, तो A अपॉन B C अपॉन D, मुझे D निकालना है। तो भैया ठीक है ना, B C अपॉन A, हम बोलते हैं ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिर्यक गुणा कर लो, तिरछी गुणा कर दो, है ना, हिंदी बोर्ड में बोलते हैं ना ऐसे, तिरछी गुणा कर लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, एक ही बात है। ठीक, अब ये ऐसे आप कहोगे सर आप तो यहाँ लिख रहे हो वहाँ लिख रहे हो, अभी नीचे एग्जाम्पल भी लेने भाई, है ना। अब आता है मीन प्रोपोर्शनल, अब आएगा आपका मीन प्रोपोर्शनल आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है ना। तो पहले हम बात करेंगे मीन प्रोपोर्शनल की, तो मीन प्रोपोर्शनल बहुत सिंपल होता है। एक काम करते हैं, इसे बोलते हैं मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, है ना। अबे मध्यानुपाती बहुत बढ़िया चीज है, आपको बता दूं, नाम से पता चल रहा है ये मध्यानुपाती है ना। अब आपको बहुत ऊपर नहीं लेके जाना पड़ेगा इसमें, आपको ऊपर की कहानी बताता हूँ। ये एपी जीपी जब पढ़ते हैं ना, मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट आ गया मध्यानुपाती, बीच वाला निकालो भैया, है ना। अब जो बीच वाले की कहानी है वो सीधी सिंपल है। अब ए और बी के बीच का मध्यानुपात निकालना, दो नंबर है, इनके बीच का जो अनुपात होगा वो निकालो, मध्यानुपाती, समझ गए। इनके बीच का मध्यानुपाती मैंने मान लिया कि ये x है और ये भी x है, तो कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो x इक्वल टू अंडर रूट ए बी। यहां पर और यहां में कुछ डिफरेंस है, समझो जरा बात को। अभी जब हम बात करेंगे, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, वो डिफरेंस समझाऊंगा आपको कि वो मध्यानुपाती कैसे निकला है ना। तो यहाँ पर भी कहोगे सर ये तो बी स्क्वायर इक्वल टू ऐसे बन रहा है, हमें कह दे कि जी ए और सी के बीच का मध्यानुपात बी है, लेकिन यहाँ तो चार थे, ये तृतीय अनुपाती की बात कर रहा था, तो तृतीय अनुपाती की बात करें तो वो हमारा बी है, ये वाला ऐसे। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको इस पर, है ना। तो मध्यानुपाती का जो रिजल्ट है वो सीधे सीधे हम क्या लिख देते हैं कि दो नंबर है हमारे पास जो ए और बी लेके चल रहे थे, उनका जो मध्यानुपाती होगा वो ए और अंडर रूट ए बी हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा एक रूल और होता है कंपाउंड इंडो और डिविडेंडो। कंपाउंड इंडो एंड डिवाइडेंडो, हाँ, ये होता है योगांतर अनुपात, योगांतर अनुपात होता है ये, इसे लिख देता हूं मैं, योगांतर अनुपात, है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए होते हैं ना हमारे, जैसे ए अपॉन बी जो दिए होते हैं ऐसे, इनमें जब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो ये बन जाता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। मतलब मैं कहूँ तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और अधिकतर क्वेश्चन में 2 टाइम्स लग जाता है। मैं अभी आपको समझाऊंगा, इस पर भी क्वेश्चन है हमारे पास। अब इन सबकी बात कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, इजी पड़ता है ये फोर्थ, पहला चलो आप उसकी बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कह दिया कि 7, 21, 49 ऐसे लिख लो, 49 नहीं कुछ और मान लो यार, 7, 8 और आप यहाँ मान लो 4, कुछ ऐसा मान लो। और ये बता दो कि इसका जो है ना मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे निकालना है तृतीय अनुपाती, ठीक, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तब आप क्या करते हो, सीधा सा फंडा है, देख ही रहे होगे, ये हो गया भैया, इसकी इंटू इससे और इसकी इंटू इससे, ऐसे तो होता, ऐसे तो होगा, ये सीधा सिंपल है। इसमें क्या है, तृतीय अनुपाती निकालना है, आपको सॉल्यूशन कर देना है, जो तृतीय अनुपाती निकलेगा। अब मैं आपको समझाता हूँ तृतीय अनुपाती यहाँ है क्या। अब जो मैंने यहाँ छोड़ दिया आपको, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, आप बोलोगे नहीं और हम बताएंगे नहीं आपको, तृतीय अनुपाती ये था। अभी मैं आपको पहले बता देता तो आप चौंक जाते, भाई तीसरा तो ये है ना, तीसरा तो ये, डी तो है ही नहीं हम पर, चौथा।
तो जो सी का फॉर्मूला है वो हमारा क्या बनता, सी का जो फॉर्मूला तो वो क्या बनता, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो जो मैंने लिखा था ना 7 8, और हम मान लेते कि तीसरा बताओ ना, तीसरा, तो तीसरे का फॉर्मूला क्या हो जाता, 8 स्क्वायर अपॉन 7। मैंने यहाँ अपने आप से ले रहा हूँ। देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, मैं ऐसे कि नहीं है कि बुक खोल लूँ और बुक से पढ़ा दूँ आपको। हाँ, न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो वाजिब तरीके से कराऊंगा, बुक से ही कराने पड़ेंगे, है ना। लेकिन अभी अपनी ट्रिक से बता रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा डिजिट्स लेने में दिक्कत आ गई है कि भाई मैंने ऐसी डिजिट ले। अब देखो यहाँ पर ये था कि यदि मैं यहाँ कुछ और डिजिट ले लूँ, 4 ले लेता, है ना, तो आप समझ जाते कि यहाँ पे 8 इंटू 8 और ये 4, तो 4 2 जा 8, तो सिर्फ 16 आ रहा है। तो उन्हें जानबूझ के ऐसे लेंगे डिजिट्स, ऐसी डिजिट आती हैं, ऐसे अंक तो आएंगे ही, पूछा जाएगा, वो कंफ्यूजन तो क्रिएट होगी ही होगी, है ना। तो ये हो गया तृतीय अनुपाती का मतलब, ठीक, इसे नहीं करेंगे। अब आपको क्लियर हो गया। लेकिन तीसरा तृतीय अनुपाती, तीसरा तो ये है, तो फॉर्मूला क्या बना, वो बना। अब आते हैं चतुर्थ। तो चतुर्थ का तो सीधा सिंपल है, 4 इंटू 12 और हमारा 16 इंटू एक्स, ऐसे मान लो। तो क्या करना है, इसका इंटू इससे और इसका इंटू इससे, तो क्या बन जाएगा भाई, आप समझ गए होगे। अब यहाँ पे 12 गुणा 16, 12 का इंटू 16 से कर दो, और 4 इंटू एक्स। तो सर एक्स की जो वैल्यू है ना वो 12 गुणा 16 बाई 4 हो गया, 4 चौक 16, एक्स की वैल्यू 48 आ गई। चलो मैं आपको चेक भी कराता हूँ आंसर। देखो ये लिखा 4/12 और ये लिखा है हमारा 16/x, ये आ रहा 1/3। तो x की वैल्यू यदि हम यहाँ रख दें 48, तो क्या 1/3 नहीं आ रहा, रेशियो इक्वल आ रहे हैं ना। तो यही तो करना है। और मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चन मैंने वो कराया था ना, उसमें भी यही कहानी है। ये जो तृतीय अनुपाती का है ना, इसे थोड़ा सा डाउटफुल लगते हो आप हमेशा। मैंने इसीलिए आपको शुरुआत तृतीय अनुपाती से कराई है। और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन 2 पे ही आता है, ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल होता है। क्वेश्चन 2 पे आता है, तो मध्य अनुपाती पर आएगा, तृतीय अनुपाती पर आने वाला है। 99% मैं बता रहा हूँ। 4th पे तो आना ही नहीं है क्वेश्चन। 4th तो बच्चा निकाल देगा। छोटे बच्चे से कह दूँ ना कि भाई इसे सॉल्व करना है, अपने बेटे से भी कह दूंगा ना, तो वो भी ट्रिक मार देगा, क्योंकि वो पूछेगा जरूर, लेकिन हाँ ट्रिक मार देगा। लेकिन तृतीय अनुपाती में यही है यही है वो जो कहते हैं ना लॉजिकल कंसेप्ट है, वो यहाँ आ जाएगा। तो सर इसकी कहानी खत्म हो गई, फिर हमारी इसकी भी खत्म हो गई, है ना। और जिस भाई को नहीं समझ में आया वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। हम तो चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स का यूज करो भैया। अब आते हैं मध्य अनुपाती निकालने के बाद। मध्य अनुपाती निकालने की बात आ गई। अब तो अब ले लो यार, कोई भी नंबर ले लो। मैं कहता हूं कि 36 एंड 49, इसका मध्य अनुपाती निकालो। साफ बात है, ये लो यार, कौन मना कर रहा है, हम निकालेंगे। 6 इंटू 6 इसको लिखो, 7 इंटू 7 इसको लिखो, इसमें से 6 बाहर आ जाएगा, इसमें से 7 आ गया, 42 आ गया। अब नहीं आया तो बताओ, इजी है, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मध्य अनुपाती का जो मतलब था वो ऐसे था कि 36/42 और 42/49, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6/7 और 7 से ये कनेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इक्वल आ रहा है रेशो, रटने की जरूरत ही नहीं है। आपको ऐसे नंबर देगा जानबूझ के जिनका स्क्वायर रूट निकल जाए, ठीक है। देखो पटवारी के एग्जाम्स के हिसाब से मैं तैयारी करा रहा हूँ, बहुत बड़ा लेवल नहीं लूंगा। हम कभी कभी क्या गलती करते हैं ना, बहुत बड़े लेवल पे फंस जाते हैं, और फिर क्या होता है, सब कुछ इजी आ जाता है ना। अब बात करते हैं योगांतर अनुपात की। वो कहता है कि जानबूझ के ऐसे देगा, कहेगा A/B = 5/3, ऐसे दे दिया। अब जब फाइंड वैल्यू ऑफ A + B/A - B, ये कहते हैं क्वेश्चन में। अब पता बच्चा क्या करता है, बच्चों को सिखा देते हैं, सिखाते भी देते हैं, बता भी, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। 5B/3 ये रख ले भाई, A की वैल्यू रख दे, यहाँ पर A की वैल्यू रख दे, थोड़ा साफ कर देते हैं। 5B/3 उसने सिखा दिया कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल, मतलब एक कांस्टेंट की वैल्यू दूसरे की रिस्पेक्ट में निकाल लो, तो हमारा काम इजी हो जाएगा। यहाँ रख लो। नहीं यार, क्यों कर रहे हैं इतना लंबा, मत करो। कंपाउंडेंट डिविडेंडो है ना, संभाल लेगा। कैसे भैया, एक बार जोड़ दो, इसमें लगा दो, तो A + B/A - B होता है, तो 5 + 3/5 - 3। देन आंसर इज 8/2, 4/1 आ गया आंसर। कुछ नहीं करना। कभी कभी क्या करता है, ये ऐसे ना देकर ऐसे दे देता है क्वेश्चन को, कहता है कि भैया
चलो डिजिट चेंज कर देते हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दे देगा आपको 11/7, ऐसे दे दिया। अब कहेगा कि x और y में रेशियो बताओ। अब बच्चा कंफ्यूज, बच्चा क्या लॉजिक लगाएगा, वो सिंपल लॉजिक लगाएगा क्या 7x 7y 11x माइनस 11y, ठीक है ना, बच्चा गलत नहीं है, सबसे शॉर्टकट ट्रिक है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 100 में से यदि मुझे भी करना है तो 99% में ही जाऊँगा, ठीक। लेकिन क्या हम इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। किसी भाई को सॉल्यूशन में या बड़ा क्वेश्चन दे दे तो परेशान नहीं होना। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप क्या करोगे, x प्लस वाई ऊपर जोड़ दो नीचे वाले को और इसको, यदि क्वेश्चन टिपिकल आ जाए तो, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, नीचे माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब ऊपर ये प्लस हो गया 11 माइनस 7, ठीक। तो सर y से y, x से x, और सही बताऊँ तो मैं आपको ये क्वेश्चन जो ऐसे समझा रहा हूँ ना, वो केवल किसके लिए समझा रहा हूँ, आंसर चेक कराने के लिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x अपॉन वाई 9/2 आ रहा है, देख लेंगे यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। मेरे हिसाब से तो 9 ही आना चाहिए, 18/4 है तो 9/2 आ गया, देख लो वहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ठीक है चलते हैं आगे। तो भैया ये 11 इधर आ जाएगा, 11y प्लस 7y और 11x माइनस 7x, तो ये 18y इज इक्वल टू 4x, तो x अपॉन वाई, मतलब यहाँ y इसके नीचे गया तो यहाँ 4 इसके नीचे आ जाएगा, 8/4 भैया 9/2 यार, सही है। जो शॉर्टकट लगे वो यूज़ करो, मैं प्रेशर नहीं दूंगा। अब मैं ऐसे थोड़ी बताऊंगा कि सबसे सटीक मेथड ये है, किसी का दिमाग किसी पे चल रहा है, किसी का दिमाग किसी पे चल रहा है, वो यूज़ कर लो, छोटा करना है आपको। मैं ये चाहता हूँ, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ ये है कि आपका पेपर निकले, ठीक। फ्रेंड्स मैं दोबारा कहूँगा कि जो आज हमारा टॉपिक था रेशियो प्रोपोर्शनल है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, अभी ये थोड़ा सा एंड नहीं करेंगे यहाँ पर, अभी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो रेशियो वाले बड़े क्वेश्चन लेके आने पड़ेंगे। तो जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है वो क्वेश्चन से रिलेटेड आएगी, नंबर सिस्टम पर भी आने वाली है और रेशियो प्रोपोर्शनल पे भी आएगी। नए कंटेंट से पहले, नए टॉपिक से पहले हम पहले उनके क्वेश्चंस कर लेंगे, करीब 10 क्वेश्चन का एक सेट कर लेंगे, ताकि किस तरह के 10 क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। और लास्ट में मैं आपको डू योर सेल्फ भी दे जाऊंगा, आप खुद भी करके देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। रेशियो प्रोपोर्शनल में यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट बॉक्स का यूज़ करें यार, लिखने के लिए है, कुछ भी लिखो यार, लिख दो यार कि नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही, बिल्कुल बता दो। मैं सच बता रहा हूँ फ्रेंकली, मैं अपने स्कूल के बच्चों से भी बोल देता हूँ कि कुछ नहीं आ रहा, हाँ रोक दो, 100 बार पूछो, और सीधी सी बात है मोटिवेशन जब भी मिलेगा आगे की वीडियोस बनाने में, जब भी मज़ा आता है तो पीछे से रिस्पॉन्स आता है। और मैं बताऊँ इन्वेस्टिगेटर वाले भाइयों ने सबने बड़ा सपोर्ट किया। तो प्लीज़ अपने काम को जारी रखो, कोई चार्ज नहीं लगने वाला। दूसरे फ्रेंड्स जो है ना यार, वो भी वेट कर रहे हैं कि कोई अच्छा हेल्पफुल चैनल मिल जाए। बहुत है हेल्पफुल चैनल, मैं मानता हूँ, लेकिन पता नहीं कब किस टीचर का ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। मैं सबको सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो पता नहीं किस भाई को मेरा समझ में आ जाए, तो भैया उसकी भी हेल्प कर दो। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहो, बने रहो।